हेलो एवरीवन, आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री 2021 के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। इन सभी क्वेश्चंस का हम कंप्लीट और ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से आता है वो ये कि जो 11th और 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि सारे का सारा 11th और 12th का बेसिक पोर्शन ही है और इसमें 11वीं और 12वीं से रिलेटेड ही चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको भी इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चंस किस किस तरीके से डिस्कस किए जाते हैं। आपका भी कॉन्फिडेंस काफी अच्छे से डेवलप होगा इन वीडियोस को देख के। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट ए चिलेट। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है चिलेट। जब तक हमें यही नहीं पता है चिलेट होते क्या हैं, तब तक हम ये डिफाइन ही नहीं कर सकते कि चिलेट फॉर्मेशन करने वाले कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे इन चार ऑप्शन में से। तो पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, चिलेट होता क्या है। चिलेट का मतलब ये है, जैसे मान लो सपोज करो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसके साथ में अटैच्ड कोई भी लिगेंड होगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होगा इस मेटल के साथ में, लिगेंड। ठीक है, अब लिगेंड हमारे कई तरीके के होते हैं। एक होता है डेंटिसिटी बेस पे जिसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट, एक होता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में हमारे बहुत टाइप के लिगेंड्स होते हैं। देखो अब ध्यान से समझना है, डेंटिसिटी में जब हम बात करें मोनोडेंटेट की, तो मोनोडेंटेट लिगेंड कभी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जब अटैच होते हैं तो कभी भी वो रिंग फॉर्मेशन नहीं करते, पहला पॉइंट। और अगर रिंग फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये चिलेट रिंग कभी नहीं बनेगी। तो चिलेट रिंग बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? वो पॉलीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। पॉलीडेंटेट का मतलब उसके पास में चाहे वो बाइडेंटेट लिगेंड हो सकता है, टेट्राडेंटेट हो सकता है, ट्राइडेंटेट हो सकता है, लेकिन वो पॉलीडेंटेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है कि कौन से कंपाउंड में पॉलीडेंटेट लिगेंड है। देखो सबसे पहला एग्जांपल अगर यदि हम उठाएं DMG, जिसको हमारे पास में लिखा हुआ है DMG, डाई मिथाइल ग्लाइयोक्साइन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है इसको और देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? तो हमने लिखा भाई CH3C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, नीचे आते हैं NOH और इधर चलते हैं तो हमारे पास में डबल बॉन्ड और फिर कार्बन और फिर यहाँ पे CH3। तो हमारे पास में यहां से जो चिलेट फॉर्मेशन होगी वो मेटल को यहां से कोऑर्डिनेट करेंगे और ये एक चिलेट रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब ये तो नहीं है, तो बिल्कुल सही है, चिलेट बनाएगा। नीचे आते इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन देखो ध्यान से, इथाइलिन डायमाइन मतलब इथाइलिन 1 2 इथ हो गया, डायअमीन दैट इज NH2। तो हमारे पास में ये भी एक पॉलीडेंटेट है, या हम ये कह सकते हैं मोनो बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी लिगेंड से अटैचमेंट होगा जब मेटल का, तो वो भी एक चिलेट रिंग फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी चिलेट फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हमें तो क्या देखना है यहाँ पे, ध्यान से देखो कौन सा नहीं बनाता, हमें ये पहचानना है। तो तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। अगर तीसरे ऑप्शन पे पहुंचे तो यहाँ पे लिखा है टेट्राअमीन। टेट्राअमीन क्या हो गया? मतलब 4 अमीन ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है 4। ठीक है, तो ये तो अमीन तो क्या होता है हमारे पास में मोनोडेंटेट। चलो ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है डाइक्लोरो, मतलब क्लोरीन भी अटैच है और अमीन भी अटैच है। इसका मतलब ये हो गया दोनों के दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है। और मैंने आपको पहला ही पॉइंट समझाया, ऐसा कोई भी ग्रुप जो मोनोडेंटेट होगा वो कभी भी चिलेट फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज थर्ड ऑप्शन होगा। फोर्थ और देख लेते हैं। फोर्थ लिखा है डाइग्लाइसिनेटो। डाइग्लाइसिनेटो मतलब ग्लाइसिन फॉर्मेशन हो रही हो। ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज NH2CH2C डबल बॉन्ड O -चार्ज। ठीक है, ग्लाइसिनेटो। तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड है या बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये भी एक एग्जांपल नहीं हो सकता, ये भी मतलब क्वेश्चन के लिए रॉन्ग है। तो हमारे पास में ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया? थर्ड। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इज। देखो अब ध्यान से,
स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब हमारे पास में S मल्टीप्लिसिटी, जिसको हम बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो इसका जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देखिएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ S इंटू S प्लस 1 डिवाइडेड बाय H बाय 2 पाई। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहला पॉइंट। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें क्या दिखाती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी S जो वैल्यू होती है दैट इज हाफ 1/2। किसके लिए, अगर यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो फीलिंग है ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं उनकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, दैट इज S। क्लियर है, तो हमारे पास में इसका सही आंसर कौन सा होगा, S इंटू S प्लस 1 दैट इज H बाय 2 पाई। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखा है 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज फाउंड टू कंप्लीट इन 32 मिनट्स। देखो अब ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। इस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, इस छोटे से पॉइंट को समझना है, हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। अगर आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे रखा है जो टी हाफ से रिलेटेड है, देखिए ध्यान से, अगर टी हाफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करें, एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू आप देख सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, टी हाफ दैट इज इक्वल्स टू 1 ऑफ टी हाफ। भाई टी हाफ तो टी हाफ के बराबर ही होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो टी हाफ की बजाय टी 75% दे दिया या पूछ लिया जाए आपसे, तो टी 75 होता है हमेशा ट्वाइस ऑफ टी हाफ के बराबर। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं बात करूं टी 87.5%, ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, बिल्कुल आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करोगे और आंसर निकाल सकते हो। बिल्कुल देखो, अगर यदि टी 87.5% है तो हमारे पास इसके लिए ये हाफ से रिलेट होता है, वो होता है टी 1/2। और एक ऑप्शन और आप याद रखना, टी 99.9%, वो हमेशा 10 टाइम्स ऑफ होता है टी हाफ के बराबर। ये चार वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे अगर यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो अब करना हमारे लिए बहुत आसान है। क्या, देखिए ध्यान से, टाइम बहुत बचाना है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो देखो हमारे पास में क्या लिखा है, टी 75 लिखा है हमारे पास में, और टी 75 लिखा है 32 मिनट्स। ठीक है, इसमें पूछा है टी 50 कितना होगा सेम रिएक्शन के लिए। तो देखो फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, ये वाला, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे सामने, कौन सा, टी 75 दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो हमारे पास में टी हाफ की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 16 मिनट्स। अगर यदि हम डिवाइड करें, सॉल्व करें, तो हमारे पास में इसका आंसर क्या होगा, टी 75 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ टी हाफ दैट इज 2 डिवाइड में आएगा तो 16। क्लियर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एल्कली मेटल डिसोल्व्स इन लिक्विड अमोनिया। ध्यान से देखना है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 11th। ठीक है, जो हमारे पास में एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल से रिलेटेड है। ध्यान से देखिएगा, लिक्विड अमोनिया में डिसोल्व करने पर, ध्यान से समझो, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर मैं किसी भी मेटल की बात करता हूं, जब वो अमोनिया के अंदर जाता है, अमोनिया में डिसोल्व करते हैं हम उसको, तो वो हमेशा एक रिएक्शन देता है और वो देता है M, दैट इज NH3 इंटू X। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज NH3 इन Y, दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास में दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, या हम ये कह सकते हैं यहां से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझना है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से हमारे पास में जो भी कंपोनेंट होगा उसके अंदर कलर शो होना शुरू हो जाता है, ये कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब कलर प्रोड्यूस करना मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें जनरेट हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, अब देखो इसमें दो कलर शो होते हैं। दो कलर कौन कौन से, एक बारी तो हमारे पास में ब्लू कलर बनता है और एक हमारे पास में ब्रोंज कलर बनता है, ब्रोंज कलर। ध्यान से समझना है इस चीज को।
अगर यदि वो बहुत ही कम कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसका कलर ब्लू होता है। और अगर यदि वही ब्रोंज कलर देगा, कब? जब उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आता है, जब ये ब्लू कलर का होता है तो उस टाइम में ये होता है पैरामैग्नेटिक। ध्यान से समझना है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर यदि ये ब्रोंज कलर में आ गया तो ये डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, डायमैग्नेटिक में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ध्यान से समझो इस चीज को। ये कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? तो अगर यदि हम बात करें इसके अंदर, तो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, इट बिकम्स ब्रोंज कलर ऑन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने पे इसका कलर ब्रोंज हो जाता है। बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन, सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है भाई, भाई कलर इसका ब्लू हो जाता है ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बिकम्स डायमैग्नेटिक। अब ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, डायमैग्नेटिक मिलाते ही थोड़ी भाई, ब्लू कलर होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो फिर हमने ये क्यों बोल दिया कि डायमैग्नेटिक? इसने तो बोला बिकम्स डायमैग्नेटिक, नो इट्स रॉन्ग। और चौथा पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए तो कंडक्टर तो होगा ही होगा भाई। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर तो ऑब्वियस ही बात है, तो कंडक्टर तो होगा, तो कंडक्टर तो बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, दैट इज थर्ड। इसके अंदर बोला है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड इन स्पेस व्हीकल्स बोथ टू एब्जॉर्ब CO2। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन हमारा रिलेट कर रहा है वो। बच्चों को बहुत सारी गलतियां इसमें हुई है समझने में। ध्यान से देखो, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है लिबरेट करे ऑक्सीजन। अब दोनों की रिएक्शन को ध्यान से समझो। अगर यदि मैं NaOH की रिएक्शन CO2 से करवाता हूं तो मेरे पास में रिएक्शन होती है Na2CO3 प्लस H2O। ध्यान से समझो। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा रिएक्शन जो हमारे पास में बनेगा अगर CO2 से, क्योंकि हमारे पास में बोला गया एब्जॉर्ब करेगा CO2 को। ध्यान से समझो, एब्जॉर्ब करेगा CO2 को। और अगर CO2 एब्जॉर्ब होती है दैट मीन्स ये कि हमारे पास Na2O CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो Na2CO3 बनेगा। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। अगर यदि मैं बात करूं, ये हमारे पास में क्या है, परऑक्साइड। अगर यदि सोडियम परऑक्साइड CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा Na2CO3। बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा। और अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करता हूं, ध्यान से देखो, फोर्थ रिएक्शन जिसमें अगर मैं बात करूं CO2, तो ये तो आप सभी जानते हो CaCO3 बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। किसके अंदर ऑक्सीजन लिबरेट हुई? क्योंकि मुझे ये स्टेटमेंट बोली गई लिबरेटेड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन लिबरेट करेगा? दैट मीन्स ऑक्सीजन किसमें लिबरेट हो रही है? यहाँ पे तो H2 निकल रहा है, इधर सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पे कौन बन रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा हो गया? सोडियम पर ऑक्साइड Na2O। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो इन रिएक्शंस को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे गलती करने के चांसेस यहाँ पे होते हैं, बच्चे ये ध्यान नहीं देते हैं, लिबरेट करना बोला गया है या एब्जॉर्ब करना बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर S ब्लॉक एलिमेंट? देखो, S ब्लॉक एलिमेंट का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। S ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास में दो ब्लॉक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? दो ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? ग्रुप नंबर फर्स्ट दैट इज हाइड्रोजन। एक सेकेंड, इसमें पॉइंट आता है हमारे पास में हाइड्रोजन। अगर यदि हम बात करें हाइड्रोजन की तो हमारे पास फैमिली होगी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हम यहां तक लिखते हैं। सेम तरीके से हमारे पास में बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम,
स्टोरेंशियम एंड सो ऑन। ठीक है, देखो अब सबसे पहली बात करते हैं हमारे पास में बेरिलियम हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। बिल्कुल सही पॉइंट है, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि आपने पढ़ा है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, नीचे की तरफ चलते हैं, तो हमेशा साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका साइज छोटा मिलेगा, इसका साइज छोटा मिलेगा। तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, इसने बोला है ग्रुप टू में स्मॉलेस्ट साइज होगा। नीचे के तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नीचे के पॉइंट्स तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो पहला ऑप्शन मिल चुका है और इसमें ही करेक्ट स्टेटमेंट दी है, क्योंकि ऊपर तो बोला है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट तो हमें मिल चुकी है। क्लियर पॉइंट, तो हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फॉर ए गैस फेज रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन कौन सी है जो आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज PCl5। कौन सी है, PCl5 गिव्स Cl2 एंड PCl3। ठीक है, ओके। अब इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखो अब इस चीज को समझो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हमारे पास में जब हम रिएक्टेंट में देख रहे हैं तो एक गैस है, प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो गैस प्लस गैस में टूट रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है पहले मेरे पास में एक गैस थी, जब ये प्रोडक्ट में गई तो इससे मेरे पास दो गैसेस बनी, दो गैसेस। मुझे रिलेशन पूछा है डेल्टा H और डेल्टा S के साथ में। देखो ध्यान से, H का तो मुझे पता नहीं है, अभी भूल जाते हैं H को, क्योंकि H तो हालांकि हमें पता भी है, लेकिन फिर भी इसको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जैसे नहीं समझ में आए तो इसको छोड़ सकते हैं हम S को पहचानने चलते हैं। S का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी। हमारे पास क्या है, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी का मीनिंग क्या हुआ, एंट्रोपी का मतलब हमने पढ़ा है कि गैसेस के फेज में सबसे ज्यादा एंट्रोपी, देन लिक्विड, देन सॉलिड। ठीक है, अब देखो गैस के अंदर एंट्रोपी सबसे ज्यादा, मतलब क्या हुआ, पहले मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है, वो डिसोसिएट हो रहा है गैस प्लस गैस में, मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में टूट रहे हैं, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल में टूट रहे हैं, तो एंट्रोपी तो इंक्रीज करेगी भाई, एंट्रोपी तो इंक्रीज करेगी ना। और एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो मुझे वही ऑप्शन देखना है जिसके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। देखो ध्यान से, एंट्रोपी डिक्रीजेज, एंट्रोपी डिक्रीजेज, एंट्रोपी डिक्रीजेज, मतलब ये तीनों के तीनों तो गलत हो गए तीनों गलत हो गए, एलिमिनेशन मेथड यूज करने हैं, तीनों गलत हो गए, तो ऑप्शन कौन सा बचा, दैट इज फोर्थ। देखो ध्यान से, इसका मतलब एंथैल्पी इंक्रीज करेगी और एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। क्लियर पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन ए सेल दैट यूटिलाइजेज द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, ध्यान से देखो, जिंक रिएक्ट कर रहा है 2H पॉजिटिव के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है, एडिशन ऑफ H2SO4, ध्यान से देखो, एडिशन ऑफ H2SO4 टू कैथोड कंपार्टमेंट विल। देखो अब सबसे पहला पॉइंट अब ध्यान से समझना, ध्यान से सुनने, अगर यदि मैं बात करूं E0 ऑफ किसके लिए, H पॉजिटिव के लिए या H2 के लिए, किसी भी कंपोनेंट के लिए देख सकते हैं, वो तो हमेशा जीरो होती है जब हम किसी स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे लेते हैं। तो अगर जीरो वैल्यू है तो डेफिनेट सी बात है E0 जो भी होगा मेरे पास, यहां पे देखो जिंक से जा रहे हैं हम किस पे, जिंक 2+ पे, दिस इज द ऑक्सीडेशन टर्म, मतलब ये तो मेरा एनोड है। ठीक है, एनोड है, और एनोड है तो कैथोड माइनस एनोड, तो हम ये कहें तो जीरो माइनस वैल्यू जो भी होगी E0 के ऊपर तो इफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो जीरो है। अगर मैं H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं, कंपार्टमेंट में एडिशन करता हूं, तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, E0 तो वहीं रहनी है। बात करते हैं अब EMF की। EMF क्या होता है, दैट इज E0 ऑफ द सेल प्लस या माइनस, -0. वो हम लॉग टर्म में कैलकुलेशन करते हैं, 0.0591 अपॉन n तो मेरे पास दो ही है, लॉग ऑफ। अब देखो कंसंट्रेशन से चलते हैं हम, कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन, प्रेशर ऑफ H2 गैस। ठीक है,
कंडीशन में चलो जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो मेरे पास में कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, वो मेरे पास डिवाइड में है और मेरे पास टर्म क्या है माइनस की है। ध्यान से देखो माइनस टर्म है, डिवाइड में है, दोनों टर्म्स एक दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगी, अपोज करेंगी, मतलब ये टर्म पॉजिटिव बनती जाएगी। जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इनवर्सली हो गया ना एक तरीके से, तो जितनी टर्म ये बढ़ेगी उतनी वैल्यू हाई होती चली जाएगी। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर ये बढ़ी तो वैल्यू छोटी होगी तो ये पॉजिटिव टर्म, मतलब जो नेगेटिव है बाहर माइनस साइन लगा है, ये टर्म चेंज होगा तो मतलब क्या होगा, EMF लगातार इंक्रीज करेगी। अब ध्यान से समझना है इस पॉइंट को, ध्यान से देखना है। हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, EMF ऑफ द सेल इंक्रीज द E शेल एंड शिफ्ट टू इक्विलिब्रियम राइट। देखो ध्यान से, शिफ्ट टू इक्विलिब्रियम राइट, पॉइंट को समझो अब ध्यान से। राइट का मतलब क्या हुआ, ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझते हैं। देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में हम समझने की कोशिश करते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में आप कोई चीज इंक्रीज करते हो वो रिएक्शन अपने आप को अपोज करने के लिए हमेशा, अगर यदि आप रिएक्टेंट में कुछ ऐड कर रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, अगर यदि आप प्रोडक्ट में कुछ ऐड कर रहे हो तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है, अपने आप को रिवर्सिबल बनाने के लिए, अपने आप को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट, दैट इज इंक्रीज इन ई सेल एंड शिफ्ट इन टू द राइट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये था हमारे पास में ई नोट, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, समझते हैं। नॉन स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन है, ठीक है, ए दैट इज रिएक्शन इज A प्लस बी, मेरे पास में रिएक्शन मेंशन्ड है 2A प्लस बी गिव्स C प्लस टी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें हमारे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी A की, B की, रेट पूछे है, A की B की कंसंट्रेशन और रेट दे रखे है। इसी तरीके से हमारे पास में तीसरी रिएक्शन है। ठीक है, 3 हमारे पास में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इससे कैलकुलेट करवाना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। चलो इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आप रेट को अपनी तरफ से मेंशन कर लो, रेट दैट इज इक्वल्स टू K इंटू A की पावर X। अभी मुझे नहीं पता ये X कौन है Y कौन है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मेंशन कर लेता हूँ, क्योंकि रिएक्टेंट में A और B प्रेजेंट है, दोनों चीजें प्रेजेंट है, और अगर दोनों चीजें प्रेजेंट है तो मैं A और B की वैल्यू तो मुझे पता ही है, मुझे क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। चलो पहली इक्वेशन लेते हैं हम, उन 2 इक्वेशन को लेंगे जिनके अंदर ये दोनों चीजें कॉमन है। मान लो मेरे पास में पहले A को कंसीडर करना चलते हैं, तो A को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास देखो B की कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.1 है, इन दोनों की इक्वल है। एक ऐसी रिएक्शन बनाएंगे जिसके अंदर 2 कंपोनेंट सिमिलर हों, मतलब सिमिलर का मतलब R1 दैट इज दिस, और मेरे पास में वैल्यूज क्या क्या होंगी, ध्यान से देखो। मेरे पास एक इक्वेशन तो बनी, फर्स्ट इक्वेशन ली दैट इज 1.2 इंटू जो भी इसकी कंसंट्रेशन में रेट दे रखी है वो इंटू K इंटू A दैट इज 0.1 की पावर X इंटू 0.1 इंटू Y। ठीक है, ये मैंने टर्म ले ली। दूसरी R2 K इंटू A की वैल्यू देखो कितनी है, दैट इज 0.1, यहां भी 0.1 है, पावर X इंटू 0.2 की पावर Y। R3 इक्वेशन लिखी, मैं यहां से इन इक्वेशंस को मेंशन कर रहा हूं, ये वाली पूरी टर्म। ठीक है, देखो ध्यान से, R3 क्या होगा, दैट इज K इंटू 0.2 की पावर X इंटू 0.1 की पावर Y। 3 इक्वेशन मेंशन कर ली। अब उन 3 इक्वेशंस में से कोई भी 2 इक्वेशंस ऐसी उठानी है मुझे जिनके अंदर से या तो A नेग्लेक्ट हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाए,
या फिर बी कैंसिल हो जाए। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट उठाता हूँ पहले और इक्वेशन नंबर थर्ड उठाता हूँ, ठीक है, जिनके अंदर बी यहाँ पे भी सिमिलर है और बी यहाँ पे भी सिमिलर है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ से इक्वेशन उठाई, दैट इज R1 अपॉन R3 दैट इज इक्वल्स टू K इंटू K से K कट जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 0.1 अपॉन 0.2 की होल रेज टू द पावर x और पावर x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से साफ कर रहा हूँ, मेरे पास में अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, कौन सी इक्वेशंस को, फर्स्ट के रेट को और इक्वेशन नंबर थर्ड के रेट को। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 1/1.2 है, ये 2.4 है, डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा और 1/2 ही इधर है, 1/2 ही इधर है, दोनों तरफ 1 1 है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये x यहाँ पे 1 है, तो अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू आ गई 1। तो अब मैं कुछ ऑप्शंस को देखने चलता हूं जिसके अंदर शायद मुझे कुछ मिल जाए। देखो x की a की पावर 1 मतलब ये ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना, पहला पॉइंट तो गलत, ये फोर्थ ऑप्शन मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया। अब बचे मेरे 3 ऑप्शंस। चलो अब दूसरा पॉइंट ले लेते भाई, अगर a वाला मेरा ये है तो b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू क्या आएगी निकाल के देखते। अब उस पॉइंट को ले लो जहां पे a बराबर है, a कहां पे बराबर है, देखो ध्यान से, a और a दोनों बराबर है, यहाँ पे बराबर है, तो इसको ले लेते हैं 0.1 दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर y इज इक्वल्स टू, क्योंकि वो तो दोनों डिवाइड हो गए ना, और यहाँ पे क्या है 1/2 1.2 1.2 ये भी पावर 1, यहाँ देखो 1/2 की पावर y इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1। अब 1/2 और 1 तो डिफरेंट है, तो इसको मैं अगर यदि 1/2 की होल रेज टू द पावर 0, देखो किसी की भी पावर 0 होती है, ध्यान से देखना, अगर किसी की भी पावर 0 है दैट मीन्स वो 1 ही है, तो y क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, y किसकी पावर है, b की पावर है, और b की पावर 0 मतलब b की टर्म में 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। दैट मीन्स मेरे पास में ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। What is the molar concentration of chloride ion in the solution obtained by mixing of 300 ml of 0.3? देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मेरे पास में ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो बना है एक तो 300 ml 300 ml किससे, 3 मोलर NaCl से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है दूसरा इसमें जो सॉल्यूशन मिला है उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, 4 मोलर BaCl2 इन 200 ml सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों को हमने मिक्स किया। अगर मिक्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 300 ml इधर है, 200 ml इधर है, दैट इज 500 ml। ठीक है, इसके अंदर ये तो मेरे पास में 3.0 मोलर है NaCl। ठीक है, इधर मेरे पास में 4.0 मोलर है। अब एक बात देखो, अगर यदि NaCl डिसोसिएट हुआ तो यहां से तो 3 मोलर आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो Cl एक ही आयन प्रेजेंट है, एक आयन जनरेट होगा। अगर मैं BaCl2 की बात करता हूं तो BaCl2 डिसोसिएट होगा तो वो किस में टूटेगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl माइनस आयन में। दैट मीन्स 2 Cl माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 4 इंटू 2 दैट इज 8 मोलर बनेगा यहां से। इस बात को ध्यान से समझना है, यहां से तो मेरे पास में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन आती है 8 मोलर, और मेरे पास में यहां से क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन आती है 3.0 मोलर। ठीक है, अब इसको करते हैं क्वेश्चन को, बस सिंपल है। इसमें पूछा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। चलो ठीक है, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, दैट इज 300 इंटू 3,
यहां से तो इतना होगा, प्लस 200 इंटू दैट इज 8 और इक्वल टू, आपको पता है मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाया है, मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया है, और मिक्सिंग में मेरे को कंसंट्रेशन निकालनी है इंटू 500, तो 500 डिवाइड में आ जाएगा, 500 यहाँ पे डिवाइड में आएगा। तो ध्यान से देखिए मेरे पास में क्वेश्चन क्या बन गया, 300 इंटू 3 दैट इज 900 प्लस 200 इंटू 8 दैट इज 1600 डिवाइडेड बाय 500। तो मेरे पास में जब इसको करेंगे 1600 900 दैट इज 2500 डिवाइडेड बाय 500, सोल्व करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा, दैट इज 5 मोलर, और आंसर करेक्ट कौन सा है, 5 मोलर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया जिसमें हम बात कर रहे हैं 10 क्वेश्चंस के बारे में। अगली वीडियो में हम इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस है उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, अगर यदि आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार दोबारा से देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स के साथ में, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, और अगर यदि हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज इसे लाइक, वीडियो और कमेंट जरूर कीजिए, और साथ में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।